दोस्तों ये स्टोरी का चौथा भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। अभिमान वहां से गुस्से में चला गया। अनिरुद्ध ने आराध्या को देखा और वह भी गुस्से में वहां से चला गया। आराध्या ने सबसे पहले अपनी स्कूटी उठाई। आराध्या के लिए अपनी स्कूटी बहुत अहम थी क्योंकि आराध्या को वह स्कूटी अनिरुद्ध ने गिफ्ट की थी। उस वक्त गिफ्ट की थी जब अनिरुद्ध कॉलेज में पढ़ता था और पार्ट टाइम जॉब करता था। और आज अभिमान आराध्या की स्कूटी तोड़कर जा चुका था। आराध्या ने अपनी स्कूटी अपने दुपट्टे से साफ की और उसे पार्किंग में लगा दी। आराध्या फिर अपने फ्लैट के अंदर आ गई। आराध्या ने देखा अनिरुद्ध सोफे पर बैठा हुआ गुस्से में उबल रहा है। वैसे तो अनिरुद्ध गुस्सा नहीं करता था, लेकिन जब गुस्सा करता था तो बहुत गुस्सा करता था। आराध्या धीरे से बोली, भाई अनिरुद्ध ने गुस्से में देखा। आराध्या बोली, आप मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद आप जो पनिशमेंट देना चाहते हो मुझे मंजूर है। अनिरुद्ध हल्के गुस्से में बोला, मैं तुम्हें कभी पनिश नहीं करना चाहता। तुम जानती हो तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। लेकिन उस अभिमान के साथ तुम्हें देखकर मेरा खून खौलता है। तुम जानती भी हो कितना घटिया और बदतमीज है। आराध्या बोली, हाँ जानती हूँ भैया, लेकिन आप बात तो सुन लो एक बार और। इतना कहकर आराध्या ने जो कुछ भी कहा वह अनिरुद्ध को बता दिया। सारी बात सुनने के बाद अनिरुद्ध का गुस्सा भी थोड़ा कम हो गया। अनिरुद्ध ने एक हाथ बढ़ाकर आराध्या को अपने पास आने का इशारा किया और आराध्या जाकर अनिरुद्ध के पास बैठ गई। अनिरुद्ध ने आराध्या को गले लगा लिया और फिर उसके माथे को चूम कर बोला, मैं लगातार फोन कर रहा था तो तुम मुझे फोन पर बता सकती थी ना। आराध्या बोली, मैं आपके गुस्से को जानती हूँ भैया, बस इसलिए नहीं बताया। अनिरुद्ध ने कहा, आज माफ करता हूँ लेकिन इस अभिमान से दूर ही रहना अच्छा है। वह आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। रात को आराध्या अपने बेड पर लेटी हुई थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार अभिमान का गले लगाना याद आ रहा था। आराध्या की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आराध्या उठी और बालकनी में गई। ठंडे चांद को देखकर आराध्या को थोड़ा सा सुकून मिला। उसने फिर से अपनी आंखें बंद की और उसे फिर से अभिमान दिखाई दिया। और आराध्या गुस्से में बोली, यह मेरे साथ क्या हो रहा है और यह सब क्यों हो रहा है। उस घटिया लड़के को याद करके मेरी क्यों बेचैनी बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अभिमान भी अपने प्राइवेट विला की बालकनी में फुसकर रहा था। वह भी आंखें बंद करता तो उसे अनिरुद्ध के साथ हुई हाथापाई याद आती। अनिरुद्ध ने अभिमान को एक पंच मार दिया था। यह याद करके अभिमान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और इसी गुस्से में वह फुसकर रहा था। चेहरे से पसीना टपक रहा था लेकिन अभिमान का गुस्सा कम नहीं हुआ। अभिमान गुस्से में मन ही मन खुद से बोला, तुम्हें इस पंच की कीमत चुकानी होगी अनिरुद्ध, तुम्हें तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। बहुत झेल लिया मैंने तुम दोनों भाई बहन को सो कॉल्ड ड्रामा का, अब और नहीं। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। रात का समय। देव अपने केबिन में था, आंखें बंद किए हुए बैठा था और तभी उसका मैनेजर आकर बोला, सर घर नहीं जाएंगे। देव ने आंख खोलकर मैनेजर को देखा और एक तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, कौन सा घर। रघुवंशी मेंशन से मुझे निकाल दिया गया है। और तभी क्रश केबिन का गेट खोलकर अंदर आया और उसने मैनेजर को वहां से जाने का इशारा किया। क्रिस ने देव को देखकर कहा, देव उसे निकालना नहीं कहते हैं, घर छोड़ना कहते हैं। देव बेपरवाह होकर बोला, एक ही बात है। क्रिस बोला, ठीक बात नहीं है देव, तुम्हें किसी ने भी मेंशन से निकाला नहीं, बल्कि तुम अपने एटीट्यूड में मेंशन से आ गए। देव खड़ा होकर क्रिस की आंखों में देखकर बोला, माँ ने मेरी बाजू पकड़कर मुझे मेंशन से बाहर निकाल दिया और तुम कह रहे हो कि मैं मेंशन छोड़कर आ गया। क्रिस बोला, तू जानता है भाभी इमोशनल है, इसीलिए तुझे मेंशन से निकाल दिया। इसका मतलब यह तो नहीं कि तू भाभी की बात मानकर घर छोड़कर ही चला जाए। माँ ने तुझे बात बोल दी थी तो तुझे लग गई, जाकर उनसे माफी मांग ले और मेंशन चल। देव बोला, यार क्रश तेरा सही है, तू भी तो मेंशन नहीं जाता, लेकिन कोई तुझसे सवाल तो नहीं करता। लेकिन मैं एक दिन मेंशन नहीं गया तो मुझ पर सवाल खड़े कर दिए, किसके साथ था, क्यों था, क्या किया, वगैरह वगैरह। या भी नहीं सोचते कि मुझे नींद नहीं आती, या भी नहीं सोचते कि मैं बीमार हूँ। क्रिस इस बार प्यार से कहा, देव चल अवनीत जीजू के पास चलते हैं, वही तेरा इलाज करेंगे। इतना कहकर क्रिस देव की बाजू पकड़ी तो देव ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, यार मुझे नहीं पता मेरा इलाज कौन करेगा कौन नहीं, लेकिन सच कहता हूँ इन आंखों में नींद नहीं है। आज तो मैंने दवाई भेजी थी फिर भी यह आंखें सिर्फ बंद होती हैं तो नींद नहीं आती। अचानक ही देव के मन में उस लड़की का ख्याल आया और उसने क्रश की तरफ देखकर कहा,
क्रस एक बात बोलूं? क्रस ने हाँ में गर्दन हिला दी। देव ने कहा यार मैं वह लड़की के साथ सोया था। यह सुनते ही क्रस की आंखें हैरानी से फैल गई। क्रस ने आंखें फाड़े देव को देखा और बात कंफर्म करते हुए कहा, क्या कहा तूने? तू किसके साथ सोया था? देव को क्रस का क्वेश्चन समझ नहीं आया और वह फिर से फ्लो में बोला, यार मैं वह लड़की के साथ सोया था। देव बोला, यह वही लड़की है ना जिसके साथ तू परसों था? देव ने हाँ में गर्दन हिला दी। देव बोला, यार मैं उसके साथ सो गया था और अब वह नहीं है तो 2 दिन से सोया नहीं हूँ। आंखें बंद करता हूँ तो आंखों में नींद नहीं होती बल्कि अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उसको अब भी देव की बात समझ नहीं आ रही थी। क्रस बोला, देख अगर तू अपनी बात एक्सेप्ट करता है तो हम उस लड़की को ढूंढ लेंगे और फिर तू उससे शादी कर लियो। वैसे तुझे शादी से पहले उसके साथ सोना नहीं चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। मैं पापा मम्मी से बात करूंगा। तेरी और उस लड़की की क्या नाम बताया है? वह लड़की के साथ शादी कर लेंगे। देव ने आंखें फाड़कर क्रस को देखा और बोला, ओ मेरे छोटे चाचू, मेरी बात तो सुन लो। मेरे कहने का मतलब है कि मैंने उस लड़की की गोद में सिर रखा, उस लड़की ने मेरे बालों को सहलाया और मैं सो गया। अब जाकर उसको समझ आया कि देव क्या कहना चाहता है। क्रस बोला, तू सच कह रहा है? तू बिना टैबलेट के सोया? देव ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ यार मैं बिना टैबलेट के सोया। तुझे पता है मैंने उस दिन 4 बियर पी थी और बियर पीने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी और फिर मैंने गुस्से में अपने मैनेजर को लड़की का इंतजाम करने के लिए कह दिया। लेकिन वह तो शुक्र है बड़ी माँ के लड्डू गोपाल की, उन्होंने मुझे कुछ गलत नहीं करने दिया। उस लड़की को पैसे चाहिए थे और मैंने बोल दिया कि अगर वह मुझे सुला देगी तो मैं उसे पैसे दे दूंगा और उस लड़की ने तो मुझे सच में सुला दिया। कृष्ण ने देव की बाजू पकड़कर कहा, तुझे पता है तुझे कौन सी बीमारी है? इंसोम्निया, अनिद्रा। यह बीमारी तुझे 10 सालों से है और तू दवाइयाँ खाता है तभी ठीक होता है और तू कह रहा है कि वह लड़की ने तुझे ऐसे ही सुला दिया। देव कृष्ण को जवाब देता हुआ बोला, हाँ सच कह रहा हूँ। उसने कहा कि सर अपना सिर मेरी गोद में रखिए और मैंने अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। वह कुछ देर तक मेरे बालों को सहलाती रही, कभी मेरे सीने को सहलाती रही, कभी मेरे हाथ पैर को सहलाती रही और फिर मैं सो गया। और तुझे पता है मैं सुबह 10 बजे उठा हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे कितना फ्रेश हो गया। सोचा था कि मेरी बीमारी ठीक हो गई और इसीलिए ना उस लड़की का नंबर लिया ना यह पता वह लड़की कौन थी, कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। और अब मुझे फिर से नींद नहीं आ रही। सुबह से 2 बार दवाई भी खा चुका हूँ। कृष बोला, मतलब बीमारी का इलाज मिल गया? तूने कहीं तो छोड़ा होगा उस लड़की को। और तभी देव को याद आया कि उसने एक बंगले के बाहर उस लड़की को छोड़ा था। देव ने कहा, क्रस मुझे याद है मैंने उस लड़की को कहाँ छोड़ा था, चलो उस लड़की के पास चलते हैं। देव इतना बोलकर बाहर की तरफ जाने लगा और तभी क्रस ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू पागल हो गया है? तू जानता भी है वह लड़की कौन होगी? देव ने कंधे उचकाकर कहा, कौन होगी मतलब? किसने कहा? तूने उस लड़की को अरेंज करने के लिए कहा था ना, वह तो कॉल गर्ल हुई और अब तू अपनी बीमारी कॉल गर्ल के पास लेकर जाएगा? देव बोला, देख क्रस मुझे दुनियादारी की बात ज्यादा समझ नहीं आती है, लेकिन इतना जानता हूँ कि वह लड़की खुशी से नहीं कर रही थी, मजबूरी में यह सब कर रही थी और उसका फर्स्ट टाइम था। तो उसने कहा, और तुझे लगता है कि वह अब भी वर्जिन होगी? फिलहाल देख मुझे उसकी जरूरत है, तू भी जानता है, और हो सकता है मेरे ही हाथों उसका उद्धार लिखा हो। वह मुझे सुलाने के लिए जितने पैसे लेगी मैं दे दूंगा और वह उस दलदल से निकल जाएगी। एक साइड से देखा जाए तो मैं तो उसकी हेल्प ही कर रहा हूं ना। और तुझे तो पता है ना कि बड़ी माँ क्या कहती हैं कि अगर हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो हमें फल जरूर मिलता है। यार मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तू समझ नहीं रहा। मुझे एक लंबी नींद चाहिए और उसके लिए मुझे वह लड़की चाहिए। तू चल मेरे साथ। कृष्ण ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, बड़ी माँ की तो तुझे सारी बातें याद हैं, अपनी माँ की कोई बात याद नहीं। मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन तुझे वादा करना होगा कि रघुवंशी मेंशन वापस आएगा। देव चिढ़ता हुआ बोला, वह सब बाद में, पहले तू मेरे साथ चल। इतना कहकर देव ने कृष्ण की बाजू पकड़ी और उसे रघुवंशी इंडस्ट्रीज से बाहर खींचता हुआ ले आया। दोनों गाड़ी में बैठे और देव ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। करीब 1 घंटे बाद देव ने गाड़ी उस बंगले के बाहर रोकी जहां उसने उस लड़की को छोड़ा था, लेकिन उस बंगले के बाहर पुलिस आई हुई थी। पुलिस को वहां देखकर देव को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। देव और कृष्ण निकले। कृष्ण एक कांस्टेबल से पूछा, क्या हुआ है यहाँ? वह कांस्टेबल बोला, अरे छोटी छोटी लड़कियों से धंधा करवाते थे, रेट बढ़ गई।
अब कम से कम उन बच्चों की जिंदगी तो बच जाएगी। देव अंदर जाने लगा और तभी कांस्टेबल ने देव को रोकते हुए कहा, भाई साहब आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। देव ने कहा, देखो यहाँ एक लड़की है, मुझे उसकी जरूरत है। कांस्टेबल ने देव को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, देखने में तो बड़े शरीफ हो, यहाँ आप जैसे शरीफों का क्या काम। देव बोला, जरूरी नहीं कि यहाँ आने वाला हर आदमी गलत ही हो। कांस्टेबल को देव की बात सही लगी, लेकिन फिर उसने कहा, सर यहाँ से तो सारी लड़कियां जा चुकी हैं। क्रस ने पूछा, कहाँ गए वह सब? कांस्टेबल ने कहा, कुछ अनाथ आश्रम चली गई, कुछ अपने घर चली गई। यह सुनकर देव का दिल टूट गया। उसने देव को समझाते हुए कहा, उसका पता हम कर लेंगे, फिलहाल तू टेंशन मत ले। लड्डू गोपाल ने चाहा तो वह तुझे मिल जाएगी। तो देव गुस्से में अपनी गाड़ी के पास आ गया और लात मारता हुआ बोला, पता नहीं यार कब मिलेगी, लेकिन तब तक मैं क्या करूं, सर दर्द से फट रहा है। कृष देव को समझाता हुआ बोला, तू टेंशन मत ले, हम करेंगे ना पता, वह मिल जाएगी। चल हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहां लड़कियों की लिस्ट मिल जाएगी कि वह कहाँ से थी और कहाँ चली गई। वहीं दूसरी तरफ सरगम और मीरा दोनों ही न्यूज देख रही थी और दोनों ने ही खान बीवी की गिरफ्तारी की न्यूज चल रही थी। सरगम और मीरा दोनों ही खुश हो गई। सरगम तो वाह चिल्लाती हुई बोली, देख मीरा, एक फोन ने कितना कमाल किया, वह सारी लड़कियां बच गई, वरना खान बीवी तो पता नहीं क्या क्या करवाती। मीरा बोली, हाँ दीदी आपने बिल्कुल ठीक किया। दोनों बहनें ही खुश थी और दोनों ही सोफे पर उछल रही थी, लेकिन दोनों ने ही खान बीवी से लड़कियों को बचा लिया था। लेकिन खान बीवी को हराना इतना आसान नहीं था, यह बात सरगम नहीं जानती थी। सरगम को लगा उसने डायरेक्ट कमिश्नर को कॉल कर दिया तो सबको सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन यह सब इतनी जल्दी नहीं समझता। दोनों बहनें खुश होकर झूम रही थी। वहीं दूसरी तरफ कृष और देव ने पुलिस स्टेशन में छानबीन कर ली थी, लेकिन उन्हें सरगम का कुछ भी पता नहीं चला। क्रस को सरगम के नाम से तो डाउट हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि सरगम नाम की तो पता नहीं कितनी लड़कियां हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में देव प्रेजेंटेशन दे रहा था, बाकी पूरी रघुवंशी फैमिली वहीं बैठी हुई थी और कुछ सीनियर एम्प्लॉय भी, कुछ इन्वेस्टर बैठे हुए थे, कुछ बिजनेस पार्टनर। रघुवंशी फैमिली में पर्सनली कुछ भी हो रहा हो, लेकिन सब अपने काम को लेकर बहुत ईमानदार थे। देव भी उनमें से एक था। बेशक वह अपने माँ बाप से नाराज था या घर नहीं जाता था, लेकिन अपने काम के लिए पूरा डेडिकेट था। थोड़ी देर बाद देव ने अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट की और सबको थैंक यू कहा। सबने तालियों की गड़गड़ाहट से देव की तारीफ कर दी। देव जाकर एक चेयर पर बैठा। देव के बिल्कुल सामने दिव्यांश बैठा था, लेकिन देव ने एक बार भी अपने पापा को देखने की जहमत नहीं उठाई। दिव्यांश भी देव से ऑफिशियली ही बातें करता था। वह जानता था कि देव बहुत आगे निकल चुका है, अब वह किसी की नहीं सुनेगा। कॉन्फ्रेंस रूम में थोड़ी बहुत बातें हुई और फिर सब रघुवंशी फैमिली को छोड़कर वहां से सब चले गए। सबके जाने के बाद देव खड़ा हुआ और बोला, जेंटलमैन मैं भी चलता हूँ। देव ने इतना कहा था और वह उठकर जाने लगा और तभी हर्षवर्धन ने एक कड़कती हुई आवाज में कहा, देव क्या कहा तुमने अभी, जेंटलमैन? देव को समझते देर नहीं लगी कि उसने अपने ही परिवार वालों को पराया समझ लिया। देव पलटा, उसकी नजरें हर्षवर्धन से टकराई। हर्षवर्धन गुस्से में देव को देख रहा था और देव ने धीरे से कहा, सॉरी बड़े पापा। इतना कहकर देव वहां से रुका नहीं और तेज कदमों से चला गया। उसके जाते ही दिव्यांश ने एक मुक्का बनाया और टेबल पर मारते हुए कहा, एक ही बेटा है और मेरा, वह भी हाथ से निकल गया। शिवाय ने भी अपने सामने देखा, जहां अभिमान पूरे अभिमान के साथ बैठा हुआ था। शिवाय ने अभिमान को देखकर कहा, कल तुम जो अनिरुद्ध से लड़कर आए हो, मैं सब जानता हूँ। अनिरुद्ध हमारे साथ काम करने वाला है, तो बेहतर होगा कि तुम अनिरुद्ध के साथ अपने रिश्ते सुधार लो। अभिमान ने किसी को जवाब देना जरूरी नहीं समझा, ना ही वह किसी को जवाब देता था। ऑफिशियली मीटिंग अटेंड करता था और चला जाता था, लेकिन अनिरुद्ध अब उसकी कंपनी में काम करेगा, यह सोचकर अभिमान को गुस्सा आ रहा था। लेकिन मन ही मन वह खुद से बोला, आने तो दो, अभी अनिरुद्ध को देखता हूँ कितने दिन टिकता है। इतने में शिवाय ने फिर कहा, सुना तूने मैंने क्या कहा? अभिमान ने पूरे अभिमान के साथ हाँ में गर्दन हिला दी। युग और राजवीर भी वहीं बैठा था। राजवीर ने युग को देखा, लेकिन युग ने राजवीर को देखा नहीं, इग्नोर कर दिया। राजवीर युग को देखकर मन ही मन बोला, अपनी माँ से 4 कदम आगे ही है, वह भी ऐसे ही इग्नोर करती थी।
जैसे कहीं की राजकुमारी हो, और यह भी ऐसे इग्नोर करता है जैसे कहीं का राष्ट्रपति हो। सब कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे सिवाय देव के पास, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था। फैमिली में सच में बहुत ज्यादा तनाव आ गया था। तभी क्रश का फोन वाइब्रेट हुआ तो उसने फोन देखा और एक कोने में जाकर किसी से बोला, हाँ ठीक है, अपॉइंट कर लो, मैंने ही सरगम को तुम्हारे पास भेजा है। क्रश ने फोन कट किया और वापस से सबके पास आकर बैठकर हर्षवर्धन बोला, किसका कॉल था? उसने कहा, कुछ नहीं पापा, एक लड़की को अपॉइंट किया है। हर्षवर्धन ने क्रश को शक भरी नजरों से देखा तो क्रश बोला, पापा ऐसा कुछ नहीं है, उसे जरूरत थी तो मैंने उसे अपॉइंट कर लिया। तभी अभिमान खड़ा हुआ। अभिमान कुछ बोलता उससे पहले ही शिवाय ने कहा, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर डिस्कस करना है, बैठो, बाद में जाना। अभिमान फिर से बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर से किसी प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन स्टार्ट हो गया। दूसरी तरफ देव अपने केबिन में बैठा हुआ विंडो से बाहर देख रहा था। देव कितने ही दिनों से सोया नहीं था और कितने ही दिनों से वह सरगम का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सरगम का कुछ अता पता नहीं था। देव ने एक गहरी सांस लेकर खुद से कहा, कहाँ हो तुम सरगम? इतना कहकर देव वापस अपनी चेयर पर आकर बैठ गया और फिर सिर को टेबल पर रखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। और तभी देव के केबिन का गेट खुला। सामने एक लड़की कुछ फाइल लेकर खड़ी हुई थी। वह लड़की कोई और नहीं, सरगम थी। सरगम का पहला दिन था तो उसे फाइल इधर उधर देने का काम पकड़ा दिया गया, लेकिन सरगम ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस काम को करना भी सही समझा, क्योंकि सरगम को वह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही थी। सरगम ने देव को नहीं देखा और देव ने तो अपनी आंखें बंद की हुई थी। सरगम धीरे से बोली, सर या कुछ फाइल है? क्रश सर ने बोला है। सरगम ने इतना ही कहा था कि देव बिना आंखें खोले और बिना सिर उठाए गुस्से में बोला, तो यहाँ क्या कर रही हो? जाओ क्रश के पास, कॉन्फ्रेंस रूम में होगा, जाकर यह सारी फाइल उसे ही दे दो। देव के गुस्सा करने से सरगम डर गई। वैसे भी सरगम पहली बार इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज में आई थी, उसे तो पता भी नहीं था किससे कैसे बातें करते हैं। सरगम की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। उसे बहुत इंसल्ट फील हो रही थी, लेकिन उसने अपने इमोशंस को स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर लिया, क्योंकि वह जिस दलदल से आई थी उस दलदल से तो यह इंडस्ट्री लाख गुना अच्छी थी। इसलिए वह फाइल लेकर चुपचाप उसके केबिन से बाहर चली गई। सरगम बाहर आई तो एक एम्प्लॉय से टकरा गई। सरगम की सारी फाइल नीचे गिर गई। सरगम पहले ही खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। सारी फाइल्स नीचे गिरने की वजह से उसे और ज्यादा घबराहट होने लगी और वह एम्प्लॉय जो टकराया था उसने तो सरगम से सॉरी बोलने की जहमत भी नहीं उठाई और वहां से चला गया। सरगम का पहला दिन था, इसलिए वह तो बस यही सोच रही थी कि उससे कोई गलती ना हो जाए, और उसने फिर चुपचाप वह सारी फाइल उठा ली। सरगम थोड़ा आगे चली तो उसे एक लड़की मिली। सरगम ने उस लड़की से पूछा, कॉन्फ्रेंस रूम कहाँ है? उस लड़की ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ से सीधा जाकर लेफ्ट लेना, कॉन्फ्रेंस रूम आ जाएगा। सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी और उस रूम की तरफ चली गई। सरगम को डर लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को तैयार किया और कॉन्फ्रेंस रूम का गेट खोल दिया। सरगम ने देखा तो वहां तो हैंडसम लोगों की फौज बैठी हुई थी। अगर थोड़ा बहुत मैच्योर लग रहा था तो बस हर्षवर्धन ही लग रहा था, बाकी सब तो 30-35 साल के नीचे ही लग रहे थे। सरगम ने एकदम से गेट बंद कर दिया और उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। सरगम को बहुत डर लग रहा था। सबने 3 पीस सूट पहने हुए थे और सब एक से एक हैंडसम थे। वहीं दिव्यांश की नज़र जब कॉन्फ्रेंस रूम के गेट पर गई तो उसे महसूस हुआ कि कोई लड़की जिसने गेट खोला था फिर अचानक से बंद कर दिया। दिव्यांश सोच ही रहा था कि सरगम ने हिम्मत करके फिर से गेट खोला। सरगम हाथों में फाइल लेकर धीरे धीरे 2 कदम आगे बढ़ी। क्रश का ध्यान सरगम पर नहीं था, वह तो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। और तभी हर्षवर्धन ने सरगम को देखकर कहा, तुम कौन हो? अब तो सरगम और ज्यादा घबरा गई। उसने जैसे तैसे अपने डर को कंट्रोल करके कहा, सर यह फाइल। सरगम ने इतना ही कहा था कि क्रश सरगम को देखा और खड़ा होकर हैरानी से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो सरगम? सरगम ने क्रश को देखा तो उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई। सरगम अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोली, वह किसी सीनियर एम्प्लॉय ने कहा कि मैं यह फाइल देव सर को दे दूं। मैं यह देव सर को देने गई तो उन्होंने कहा क्रश सर को दे दो। क्रश ने कहा, अच्छा ठीक है, फाइल रखो और जाओ। सरगम ने हाँ में गर्दन हिलाई और फाइल रखने लगी, लेकिन सरगम को इस वक्त बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। सरगम फाइल टेबल पर रख रही थी, लेकिन सारी फाइल नीचे फर्श पर गिर गई और वह सारी फाइल दिव्यांश के पैरों के पास जाकर गिरी।
सरगम हड़बड़ाहट में वह फाइल उठाने लगी तो सरगम का हाथ दिव्यांश के पैर पर जा लगा। दिव्यांश ने झटके से अपना पैर खींच लिया। दिव्यांश ने सरगम को देखा तो सरगम की आंखें हल्की सी नम हो गई। सरगम अपनी गलती मानते हुए बोली, सॉरी सर, गलती से लग गया। दिव्यांश अपने चेयर से खड़ा हुआ और सरगम के साथ फाइल को समेटते हुए बोला, कोई बात नहीं, डरो मत बिटिया, पैर नहीं छूती, इसीलिए मैंने पैर खींच लिया, तुम नर्वस मत हो। सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन अब भी सरगम की दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। वह पहली बार ऐसी जगह आई थी, पहली बार उसने इतना बड़ा इंडस्ट्री देखा था, पहली बार इतने हैंडसम लोगों की फौज देखी थी, पहली बार कॉन्फ्रेंस रूम की शक्ल देखी थी, तो डरना तो लाजमी था। सरगम ने सारी फाइल समेट दी और टेबल पर रख दी। सरगम ने सिर झुकाकर कहा, मैं चलती हूँ सर। इतना कहकर सरगम जाने लगी, लेकिन सरगम इतना नर्वस हो रही थी कि उसने कॉन्फ्रेंस रूम का गेट नहीं खोला, बल्कि अपना सिर जाकर कॉन्फ्रेंस रूम के गेट में ही दे मारा। सरगम को इतना नर्वस देखकर आखिरकार सबको हंसी आ ही गई। क्रस हल्का सा हंसकर बोला, सरगम रिलैक्स, इतना क्या नर्वस हो रही हो, पहले गेट तो खोलो। सरगम ने पलट कर नहीं देखा, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। सरगम गेट खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे गेट भी नहीं खुल रहा था। युग अपनी जगह से उठा, उसने सरगम के लिए गेट खोल दिया और सरगम जैसे ही जाने को हुई, युग ने उसकी बाजू पकड़ ली। सरगम ने नम आंखों से युग को देखा तो युग ने हैरान होकर कहा, तुम्हारे सिर पर तो चोट लग गई, यहाँ आओ बैठो। युग सरगम को खींचकर वापस से कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर ले आया। उसने सरगम को एक चेयर पर बैठाया। तभी राजवीर बोला, क्या नाम है तुम्हारा? सरगम ने अपने डर को कंट्रोल करती हुई बोली थी, सरगम। राजवीर ने कहा, सरगम तुम्हारे सिर पर चोट लग गई, इतना नर्वस क्यों हो रही हो? हम क्या तुम्हें दूसरे ग्रह से आए हुए नजर आते हैं? सरगम ने ना में ही गर्दन हिला दी। तब तक दिव्यांश सरगम के लिए फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। दिव्यांश ने सरगम के माथे पर कॉटन लगाया और उसके सिर में आए हल्के से खून को साफ कर दिया। दिव्यांश ने फिर बैंडेज लगा दी। दिव्यांश ने कहा, देखो डरो मत, हम भी तुम्हारी तरह इंसान ही हैं। सरगम अब भी नर्वस हो रही थी, उसके मुंह से निकल गया, जी भैया। सरगम के मुंह से भैया सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बाकी सब हंसने लगे। दिव्यांश ने शिवाय को देखकर कहा, देखा, मैं आज भी भैया ही लगता हूँ। शिवाय बोला, हाँ तो मैं भी तो तेरा छोटा भाई लगता हूँ। इतना कहकर उसने सरगम को देखकर कहा, ना सरगम, मैं भी भैया जैसा लगता हूँ ना? सरगम को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि दिव्यांश और शिवाय ऐसे क्यों कह रहे हैं। दिव्यांश बोला, सरगम ज्यादा सोचो मत, मैं 50 साल का हूँ और शिवाय भी इतने में। शिवाय बोला, मैं 35 साल का हूँ। सरगम तो आंखें खोले शिवाय और दिव्यांश को देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था उसके सामने जो आदमी खड़े हैं वह 50 साल के हैं, क्योंकि दिव्यांश और शिवाय दोनों ही अपने आप को फिट रखते थे। सरगम खड़ी होकर बोली, सर मैं जाऊं? दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिला दी। सरगम जैसे ही जाने को हुई, केबिन का गेट खुला और सामने देव खड़ा था। देव ने सरगम को देखा तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। देव ने सरगम को देखकर कहा, तुम यहाँ? सरगम तो अब और ज्यादा डर गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे देव सबको बता देगा कि सरगम असल में कहाँ से आई है और क्या करती है। हालांकि पहले से ही जानता था, लेकिन फिर भी देव को देखकर सरगम के दिल की धड़कन बढ़ गई और वही देव उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जिस लड़की को वह 2-3 दिन से ढूंढ रहा था, वह लड़की उसके ऑफिस में ही थी। सरगम नम आंखों से देव को देख रही थी, जैसे रिक्वेस्ट कर रही हो कि प्लीज किसी को कुछ मत बताना, वरना जो अभी अभी थोड़ी सी रिस्पेक्ट मुझे मिली है वह भी चली जाएगी। वहीं देव, उसने तो बिना सोचे समझे आगे बढ़कर सरगम की कलाई को पकड़ लिया और उसे बाहर की तरफ खींचता हुआ बोला, चलो मेरे साथ, तुम्हें मेरे साथ सोना है। यह सुनते ही पूरी रघुवंशी फैमिली की आंखें हैरानी से फैल गई और वह सब एक साथ खड़े हो गए। देव ने अपने शब्दों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और सरगम को अपने साथ खींचता हुआ ले जाने लगा। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, देव यह क्या बदतमीजी है? देव ने अपने पापा की बात को इग्नोर किया और सरगम की बाजू पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले जाता हुआ बोला, मुझे इस लड़की से कुछ काम है। देव ने किसी की नहीं सुनी, वह तो सरगम को खींचता हुआ वहां से ले गया। इस वक्त देव के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। कितने ही दिनों से वह सोया नहीं था। उसे सरगम की सख्त जरूरत थी। रघुवंशी फैमिली देव को ही आंखें फाड़े देख रही थी। दिव्यांश ने तो मतलब गलत ही निकाल लिया था। दिव्यांश को
इस वक्त देव के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह बता नहीं सकता था। दिव्यांश का खून खौल रहा था कि उसका बेटा सबके सामने एक लड़की को ऐसे खींचकर ले जा रहा है और इतनी बेशर्मी से बोल रहा है कि उसे उसके साथ सोना है। देव सरगम को खींचता हुआ ले जा रहा था और पूरी फैमिली उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। दिव्यांश, शिवाय और हर्षवर्धन तीनों ही देव सरगम के पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन देव को किसी की परवाह नहीं थी। वह तो बहुत बुरी तरह सरगम को अपने साथ खींचता हुआ ले जा रहा था। वहीं सरगम को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है, देव उसे खींच कर क्यों ले जा रहा है। लेकिन उसके मन में अलग ही दर्द चल रहा था कि कहीं देव सबको उसके बारे में बता ना दे। दिव्यांश बोला, देव रुक जा, देव थोड़ी तो शर्म कर, घर के सारे बड़े यहाँ बैठे हैं और तू किसी लड़की के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। देव मेरी बात सुन, रुक जा। अगर तू नहीं रुका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सच कहता हूँ, गुस्से में कुछ कर दूंगा। या तो आज तू नहीं या फिर मैं नहीं। हर्षवर्धन बोला, देव सुन रहा है दिव्यांश क्या कह रहा है। देव कुछ तो शर्म कर, हमारे घर के संस्कार ऐसे नहीं हैं। छोड़ इस लड़की को, वरना सच कहता हूँ मेरा गुस्सा देखा नहीं तूने। देव को किसी की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। होता भी कैसे, वह तो कितने ही दिनों से सरगम को ढूंढ रहा था और अब जब सरगम उसके सामने थी तो वह यह मौका जाने नहीं देना चाहता था। फिलहाल तो उसे अपनी नींद कंप्लीट करनी थी और उसके लिए वह कुछ भी करता। सब देव को समझाने की कोशिश कर रहे थे। हर्षवर्धन के बिल्कुल पीछे क्रश था। इस बार क्रश बोला, पापा समझने की कोशिश तो करो, सही कह रहा है, उसे उसके साथ सोना है। या सुनते ही हर्षवर्धन रुक गया। उसने पलट कर क्रश को देखा और बिना किसी की बात सुने उसके मुंह पर एक पंच जड़ दिया। उसका मुंह एक साइड हो गया। क्रश तो हैरानी से अपने पापा को देख रहा था। हर्षवर्धन ने उसे सुलगती हुई आंखों से देख कर कहा, शर्म नहीं आती? वह तो है ही बदतमीज और तू उसकी साइड ले रहा है। क्रश ने हैरानी से कहा, पापा मेरी बात तो सुनो। हर्षवर्धन ने आंखें दिखाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ भी नहीं। तुम सब बिगड़ गए हो और मैं यह बात अच्छे से जानता हूँ। या जो मेरी उम्र हुई है ना, या घर बैठे बैठे नहीं हो गई। दुनिया देखी है मैंने। मैं भी जानता हूँ कि तुम झूठ बोलते हो। जिस दिन तुम्हारा झूठ पकड़ा गया ना, उस दिन तुम्हें रघुवंशी मेंशन से बाहर निकाल दूंगा। क्रश अपने पापा को समझाना चाहता था, लेकिन हर्षवर्धन फिलहाल गुस्से में था। उसने क्रश की बात नहीं सुनी और क्रश ने भी अपना पैर जमीन पर पटक कर किसी छोटे बच्चे की तरह बोला, ठीक है, मैं भी नहीं समझाता, जो करना है कर लो। दूसरी तरफ देव सरगम को खींचता हुआ अपने केबिन में ले आया। उसने सबसे पहले अपने केबिन को लॉक किया और फिर सरगम का हाथ छोड़ दिया। सरगम तो हैरानी से देव को देख रही थी और अंदर ही अंदर डर भी रही थी। अचानक से देव को क्या हो गया? देव ने अपना कोट उतारा और सोफे पर फेंक दिया और फिर अपना सूट भी उतार दिया। देव ने अपनी शर्ट के 2 बटन खोले। सरगम तो हैरानी से देव को ही देख रही थी। देव सरगम की तरफ एक कदम बढ़ाया और सरगम 2 कदम पीछे हट गई। देव ने आगे बढ़कर सरगम की कलाई पकड़ ली और उसे सोफे की तरफ ले जाता हुआ बोला, देखो मुझे नींद नहीं आ रही, तुम मुझे सुला दो। बदले में मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए दे दूंगा। प्लीज मुझे सुला दो। जब से तुम गई हो तब से मैं सोया नहीं हूँ। इतना कहकर उसने सरगम को सोफे पर बैठा दिया और खुद सरगम की गोद में सिर रखकर सोफे पर लेट गया। सरगम के हाथ कांप रहे थे। देव आंखें बंद किए हुए बोला, अब सुला दो ना जल्दी, मेरा सिर दर्द से फट रहा है। सरगम के हाथ देव के बालों में चलने लगे और उसका दूसरा हाथ देव के सीने पर। जैसे ही सरगम ने देव के सीने पर अपना ठंडा हाथ रखा, देव के सुलगते हुए सीने पर ठंडक महसूस हुई। देव ने सरगम का हाथ पकड़ लिया और बोला, सरगम इस हाथ को हटाना मत, पता नहीं क्या जादू है तुम्हारे हाथ में कि बहुत सुकून मिलता है। प्लीज मुझे सुला दो, मैं सच कहता हूँ मुझे नींद नहीं आती, प्लीज सुला दो। सरगम ने धीरे से कहा, हाँ सर, मैं आपको सुला दूंगी, आप आंखें बंद कीजिए और बातें मत कीजिए, आप सो जाएंगे। सरगम धीरे धीरे देव के बाल को सहलाने लगी और देव नींद की आगोश में चला गया। देव के केबिन के बाहर पूरी रघुवंशी फैमिली खड़ी हुई थी, जो गुस्से में दरवाजा तोड़ने पर भी उतारू हो सकती थी। दिव्यांश ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, चाचू सच कहता हूँ आज इस लड़के को जान से मार दूंगा। इसकी माँ ने इतना समझाया था, उसके बाद भी यह उल्टी सीधी हरकत करने पर तैयार हो गया कि उसे शर्म नहीं आती। सबके सामने उस लड़की को लेकर चला गया। हे भगवान, वह लड़की हमारे बारे में क्या सोचेगी? मुझे तो सोचकर ही शर्म आती है।
कि देव मेरा बेटा है। हर्षवर्धन बोला, रिलैक्स हो जा, आज देव की क्लास तो ही लेंगे। अब देव को इस लड़की से शादी करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अभिमान ने तंज भरी मुस्कान से हंसकर कहा, अच्छा बड़े पापा, अगर किसी लड़की के साथ रात गुजार लें तो उससे शादी करनी पड़ती है। हर्षवर्धन ने अभिमान को देखकर गुस्से में कहा, अभिमान, मेरे सामने तुम्हारा बाप भी जुबान नहीं चलाता, लेकिन तुम और तुम्हारे या भाई बोलने से पहले सोचते नहीं हो। अगर तुम किसी लड़की की जिंदगी खराब करोगे तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ेगी? यह रघुवंशी फैमिली है और यहाँ लड़कियों की इज्जत होती है। अगर तुमने भी कभी देव जैसा कोई काम किया तो कमर कस लेना, समझे? अभिमान चुप हो गया क्योंकि उसे हर्षवर्धन ने सही से डांट दिया था। और तभी सिवाय बोला, सुन लिया? और यह मत सोचना कि हमें तुम लोगों के बारे में पता नहीं होता, बस हम बात नहीं बिगड़े इसलिए चुप रह जाते हैं। लेकिन जिस दिन तुम लोगों की हरकतें हद पार करने लगी, उसी दिन तुम लोगों को या तो रघुवंशी मेंशन की प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा या फिर पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, समझे? इसलिए गलती से भी किसी लड़की की मजबूरी का फायदा मत उठा लेना। तभी दिव्यांश बोला, इस केबिन की चाबी लेकर आओ। हर्षवर्धन ने हैरानी से कहा, तू इस वक्त केबिन में जाएगा? दिव्यांश ने कहा, हाँ जाऊंगा, देख लूंगा कि मेरा नालायक बेटा उस लड़की के साथ क्या कर रहा है। कृष से रहा नहीं गया, वह फिर बोला, भैया मैं कह रहा हूँ ना, वह लड़की के साथ। कृष ने इतना ही कहा था कि हर्षवर्धन ने घूरकर कृष को देखा और कृष फिर से अपने कंधे उचका दिए, जैसे कहना चाहता हो कि अब तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। दिव्यांश ने युग को देखकर कहा, इस केबिन की चाबी लेकर आओ। युग अपने मामा के कहे अनुसार वहां से चला गया और केबिन की चाबी लेकर आया। दिव्यांश ने जैसे ही केबिन में चाबी लगाई, युग बोला, मामा जी एक बार सोच लीजिए, क्या पता किस कंडीशन में होंगे। दिव्यांश ने कहा, तभी तो देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा कितना बड़ा जानवर है, पता तो चले कि कहीं वह उस लड़की की जिंदगी ना खराब कर दे। कहते हुए दिव्यांश ने गेट खोल दिया और दिव्यांश अंदर आ गया। बाकी कोई अंदर नहीं आया क्योंकि किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी देव और सरगम को उस कंडीशन में देखने की। दिव्यांश ने सामने सोफे पर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सरगम देव के बालों को सहला रही थी और देव पूरे गधे घोड़े बेच कर सो रहा था। सरगम की नजर जैसे ही दिव्यांश से मिली, सरगम को थोड़ी सी शर्म आ गई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था वह दिव्यांश से क्या कहे। दिव्यांश ने सबको अंदर आने का इशारा किया और सबने एक साथ नामे गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने फिर धीरे से कहा, या तो सच में सो गया, वह भी लड़की के साथ। यह सुनते ही सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। तभी कृष पीछे से बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि वह लड़की के साथ सोता है। इतना बोलकर कृष ने हर्षवर्धन को देखा तो हर्षवर्धन उसे आंखें दिखाते हुए बोला, कितनी बेशर्मी की बातें कैसे बोल लेते हो, थोड़ी भी शर्म नहीं आती? तभी दिव्यांश बोला, अरे आप सब अंदर तो आइए, देखो तो सही, देव सच में सो रहा है। दिव्यांश के इतना बुलाने पर सबको अंदर जाना पड़ा। अंदर जाकर सबने सरगम और देव को देखा तो सभी की आंखें हैरानी से फैल गई। सरगम की हिम्मत तो किसी को देखने की नहीं थी, वह तो चुपचाप सिर झुकाए बैठी हुई थी। और तभी कृष आगे आकर बोला, अब मैं कुछ बोलूं? सबने कृष को देखकर हाँ में गर्दन हिला दी। उसने कहा, यह वही लड़की है जिसके साथ देव उस रात था और इसी लड़की ने देव को सुला दिया था और इसीलिए देव पिछले 2-3 दिन से इस लड़की को ढूंढ भी रहा था ताकि वह सो जाए। लेकिन आप लोगों को देव की तकलीफ का जरा सा भी अंदाजा ही नहीं है। जब मन करता है दिव्यांश भाई डांट देते हैं, जब मन करता है दृष्टि भाभी डांट देती हैं। एक बार नहीं सोचते कि उसकी मेंटली हालत कितनी खराब है। वह घर पर नहीं आता तो क्यों नहीं आता? मान लेता हूँ भैया कि देव आपसे बदतमीजी से बात करने लगा है, लेकिन आपने भी तो कभी देव से प्यार से बात नहीं की। कभी नहीं पूछा कि वह इतनी दवाइयां खाने के बाद भी सोता क्यों नहीं है। कभी नहीं पूछा कि वह उस रात नशे की हालत में लड़की का इंतजार करने के लिए क्यों कह रहा था। जो दिखता है वह सही नहीं होता, यही सच है। देव अंदर से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है और इसीलिए चिड़चिड़ा हो गया है और आप लोग उसे संभालने की बजाय उस पर ताना मारने लगे। देव को एक लंबी छुट्टी की जरूरत है, उसे सुकून चाहिए जो उसे सरगम दे सकती है। सब चुपचाप कृष की बात सुन रहे थे। कृष ने फिर हर्षवर्धन से कहा, और पापा, आप बिना बात जाने ही आपने मेरा मुंह सुजा दिया। एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लेते, लेकिन आप लोग हमारी बात सुनते ही नहीं है, बस अपनी चलाते रहते हैं। सब एक बार देव को देख
ते हुए एक और बार क्रस को सीनियर रघुवंशी को अपनी गलती रियलाइज हो रही थी कि उन्होंने देव की हालत जाने बिना ही देव को उस दिन घर से निकाल दिया। देव सच में मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान था, फिर भी बिजनेस के लिए पूरा डेडिकेट, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा ही काम करता था क्योंकि उसे नींद ही नहीं आती थी। सब 9 घंटे काम करते थे, लेकिन देव 16-17 घंटे काम करता था और यह बात किसी से छुपी नहीं थी। उसने फिर कहा, अब यहीं खड़े रहेंगे, चलिए यहाँ से, देव को सोने दीजिए। दिव्यांश ने देव को देखा, उसके चेहरे पर सुकून था। दिव्यांश को अपनी थोड़ी सी गलती रियलाइज हुई कि उसने खुद ही अपने बेटे से दूरी बना ली। दिव्यांश धीरे धीरे देव के करीब गया। दिव्यांश पंजों के बल बैठा और उसने अपना एक हाथ देव के माथे पर लगाया और अचानक ही देव के माथे को चूम लिया। सरगम यह सब देख रही थी, लेकिन फिर भी उसने गर्दन उठाकर नहीं देखा, चुपचाप गर्दन झुकाकर बैठी रही। दिव्यांश ने फिर सरगम के बालों में हाथ रखकर कहा, हमेशा खुश रहो। तभी शिवाय बोला, अगर बहू रानी को आशीर्वाद दे दिया हो तो चलो, वैसे बहू रानी सुंदर है। सरगम ने झटके से गर्दन उठाई और शिवाय को देखने लगी। शिवाय बोला, हाँ, हम तुम्हारी शादी बहुत जल्द देव से कराने वाले हैं। सरगम को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी कृष बोला, शिवाय भाई प्लीज अभी चलिए यहाँ से, यह सारी बातें बाद में करेंगे। इतना कहकर उसने शिवाय को खींचकर केबिन से बाहर निकाला और ऐसे ही करके उसने एक एक को केबिन से बाहर निकाला, क्योंकि कोई भी वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था। सबको सरगम से बातें करनी थी। आखिर में कृष्ण ने दिव्यांश से कहा, अब चलिए, मैं जानता हूँ आपको अपने किए पर पछतावा हो रहा है, लेकिन यह सब बाद में, अभी उसे सोने दीजिए। दिव्यांश भी वहां से जाते ही कृष्ण सरगम को देखा तो सरगम की आंखों से एक आंसू टपक गया। सरगम को ऐसे रोता हुआ देखकर कृष को बुरा लगा। कृष सरगम के पास आया, उसने सरगम की आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, अब तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ? सरगम ने कृष की तरफ देखकर कहा, या अभी तुम्हारी फैमिली ने क्या कहा? कृष बोला, यही कि तुम्हारी और देव की शादी कर देंगे। यह सुनते ही सरगम फिर से रोने लगी। सरगम बोली, इतने अमीर होने के बाद आपकी फैमिली देव सर की शादी मुझसे कर देंगे? यह सुनते ही सरगम फिर से रोने लगी। सरगम बोली, इतने अमीर होने के बाद आपकी फैमिली देव सर की शादी मुझसे कर देंगे? कृष बोला, हाँ कर देंगे। सरगम बोली, क्यों मजाक करते हैं? आप भी जानते हो कि मैं कैसी जगह से आई हूँ। आप लोग इतने अमीर हो, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है, इतने पैसे वाले हो, और आप लोग देव की शादी मुझसे करेंगे? क्यों मजाक कर रहे हो? कृष पंजों के बल बैठा और उसने सरगम का हाथ अपने हाथ में पकड़ कर कहा, तुम्हें पता है मैं देव का कौन हूँ? सरगम ने नामे गर्दन हिला दी। कृष बोला, मैं देव का चाचा लगता हूँ, लेकिन मैं देव से 2 साल छोटा हूँ। सरगम हैरानी से कृष को देखने लगी। कृष ने कहा, यह रहा मेरा इंट्रोडक्शन। अब मेरी बात सुनो। हमारी फैमिली की क्वालिटी है, हम लड़की देखते हैं, लड़की की फैमिली नहीं, ना ही उसका बैकग्राउंड देखते हैं। और तुमने देखा ना, मेरी फैमिली ने तुम्हें देखते ही पसंद कर लिया। तुम जानती नहीं हो तुमने क्या किया है। यह जो तुम्हारे पास लेटा है ना, इसने अपना इलाज सारी दुनिया में करा लिया, लेकिन इसे आराम नहीं मिला। इसे एक एक हफ्ता हो जाता है या सोता नहीं, और सोता है तो 4 या 5 घंटे ही सो पाता है। और देखो तुम्हारी गोद में सिर रखकर कितनी शांति से सो रहा है। तुम ज्यादा कुछ मत सोचो, बस देव के साथ अपनी शादी के सपने देखो। सरगम बोली, यह क्या इतना आसान है? कहा, मैं और कहाँ या देव सर, मेरा इनका कोई मुकाबला नहीं। मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं कि मैं आपकी फैमिली को एक वक्त की रोटी भी खिला सकूं। मैं तो खुद आपके दिए हुए फ्लैट में रह रही हूँ, आपकी दी हुई नौकरी कर रही हूँ, और आप चाहते हैं अब मैं आपके घर की बहू भी बन जाऊं? कृष बोला, हाँ यही चाहता है। देखो मुझे दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन मेरे घर के जो बड़े हैं, सीनियर रघुवंशी, इंसान को देखते ही पहचान जाते हैं कि वह कैसा है और कैसा नहीं। और सीनियर रघुवंशी ने तुम्हें देखकर पहचान लिया कि तुम ही देव की सच्ची लाइफ पार्टनर बन सकती हो। जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? और जरा दिल से मत सोचो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचो। तुम्हारी शादी अगर देव से हो जाएगी तो कितना अच्छा होगा। तुम दोनों बहनों को एक छत मिल जाएगी, तुम्हारी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात, जिस दलदल से तुम आई हो उस दलदल से हमेशा के लिए निकल जाओगी। इससे बड़ी बात क्या होगी? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी में ठहराव आ जाए? सरगम फिर से रोते हुए बोली, मुझे यकीन नहीं आता, हो सकता है आपके घर की औरतें मुझे देखकर इनकार कर दे। कृष्ण ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा सरगम, तुम अपने आप को देखो, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मीरा से थोड़ी कम। सरगम ने हैरानी से कृष को देखा तो कृष ने हंसकर कहा, अरे मजाक कर रहा हूँ।
तुम दोनों बहनें बहुत खूबसूरत हो और रघुवंशी ने तो हरी झंडी दिखा ही दी है। रही बात हमारे घर की औरतों की, तो तुम एक बार उनसे मिलोगी ना तो तुम्हें खुद ऐसा लगेगा कि तुम अपनी ही माँ से मिल रही हो। मेरी माँ, भाभी, दीदी सब बहुत अच्छे हैं। वह तुम्हें देखते ही एक्सेप्ट कर लेंगे। तुम ज्यादा मत सोचो, बस इतना ही सोचो कि अब तुम्हारी शादी देव से होने वाली है और देखो तुम्हारा नसीब कितना अच्छा है। तुम आज ही रघुवंशी इंडस्ट्रीज में आई और आज ही तुम्हारी शादी फिक्स हो गई। अगर तुम दिल से नहीं सोचना चाहती हो तो दिमाग से सोचो। सरगम ने कहा, या तो आपकी फैमिली की बात हुई। देव सर का क्या? वह मुझसे शादी करेंगे? मेरा तो कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, कोई स्टेटस नहीं, पढ़ाई भी ज्यादा नहीं की, सुंदरता के अलावा मेरे पास है ही नहीं। कृष्ण बोला, देव को मैं समझा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। वैसे भी देव तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। तुम देव की स्लीपिंग पिल्स हो और अब वह तुम्हें हमेशा अपने साथ रखेगा। तो तुम ही बताओ किस रिश्ते से रखेगा? वह तुम्हें अपने साथ। कृष सरगम को बहुत समझाया और सरगम समझ भी गई कि शायद कृष सही कह रहा है, उसे थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। इतनी बड़ी फैमिली से रिश्ता जुड़ रहा है, वह भी बस एक ही दिन में। सरगम मन ही मन खुद से बोली, कितनी अच्छी फैमिली है। उन्होंने अपने बेटे को बस मेरे साथ देखा और शादी फिक्स कर दी। काश मेरे माँ बाप भी होते, वह भी मुझे इतना ही प्यार करते जितना देव के माँ बाप करते हैं। कृष खड़ा हुआ, उसने सरगम के सिर पर हाथ रख कर कहा, बहू रानी अब ज्यादा मत सोचो, बस तुम्हारा एक ही काम है, देव की थकावट को दूर करना। अब देव को सुला दो। इतना कहकर कृष वहां से चला गया तो सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में आया, जहां सीनियर और जूनियर रघुवंशी बैठे हुए थे। दिव्यांश ने कृष को देखकर कहा, क्या नाम है इस लड़की का? कृष बोला, सरगम। हर्षवर्धन ने कहा, इस लड़की के माँ बाप से मीटिंग फिक्स करो जितनी जल्दी हो सके। देव और सरगम की शादी कर देते हैं। कृष बोला, एक बार देव से तो पूछ लेते हैं। दिव्यांश ने कहा, तुम एक बात बताओ, क्या देव इस रिश्ते से इनकार करेगा? देव का सुकून है वह लड़की, और अपने सुकून को तो वह अपने साथ रखेगा ना। किसने कहा? यही बात मैं सरगम को बोल कर आया हूँ, लेकिन फिर भी एक बार देव से तो पूछ ही लो। शिवाय बोला, देव से भी पूछ लेंगे, लेकिन फिलहाल इस लड़की के बारे में तो बताओ, कौन है इसके माँ बाप, कौन है, कहाँ से आई है? कृष बोला, शिवाय भाई झूठ नहीं बोलूंगा और ना ही बोलना चाहता हूँ, और ना ही सरगम चाहेगी कि आप लोगों के सामने वह झूठी साबित हो। सच बात तो यह है कि सरगम की सिर्फ एक बहन है, माँ बाप नहीं है। सरगम वही लड़की है जिसके साथ देव रात बिताना चाहता था। यानी आप समझ सकते हो कि सरगम कोई काल गर्ल हो सकती है। मतलब वह ऐसी है नहीं, मतलब बहुत सारी लड़कियों को मजबूर करते हैं ना, सरगम भी उसी में से एक है। लेकिन टाइम रहते मैंने सरगम और उसकी बहन मीरा को बचा लिया। उसके बाद जो कुछ भी कृष को देव और सरगम के बारे में पता था, उसने सब कुछ रघुवंशी फैमिली के सामने बोल दिया। सारी बातें सुनने के बाद अभिमान खड़ा होकर बोला, मुझे नहीं लगता यह शादी होनी चाहिए। सरगम का कोई स्टेटस नहीं, बैकग्राउंड नहीं, माँ बाप नहीं। आप किस बेस पर सरगम की शादी देव से कर देंगे? क्या कहेंगे आप सोसाइटी में कि देव की शादी आप एक ऐसी लड़की से कर रहे हैं जो उल्टे सीधे काम करती थी? अभिमान की बात सुनकर शिवाय को गुस्सा आ गया और शिवाय गुस्से में खड़ा होकर अभिमान से बोला, पहली बात तो या तुम्हारी शादी की बात नहीं हो रही, दूसरी बात यह कि उल्टे सीधे काम वह मजबूरी में करने वाली थी, उसने किया नहीं, यानी वह लड़की अब भी पवित्र है। तीसरी बात, तुम्हें बड़ों के बीच में बोलने के लिए किसने कहा? अभिमान भी गुस्से में बोला, लेकिन उस लड़की का कोई स्टेटस तो होना चाहिए। हर्षवर्धन ने कहा, तुम अपने लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ लेना जिसका स्टेटस हो, समझे? फिलहाल शिवाय सही कह रहा है, तुम्हें देव और सरगम के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अभिमान गुस्से में बैठ गया, लेकिन उसके मन में सरगम को एक्सेप्ट नहीं किया। आखिर था तो अपने बाप जैसा ही, बाप ने भी तो हीर को एक्सेप्ट नहीं किया था। सिवाय हर्षवर्धन की तरफ देखकर हल्के गुस्से में बोला, पता नहीं किस पर चला गया। हर्षवर्धन ने कहा, तुझ पर ही गया है, तू भूल गया? तूने ही हीर को कितना परेशान किया था। तूने हीर को इतना परेशान कर दिया था कि वह हवेली में मेड का काम करने के लिए भी तैयार हो गई थी। उसकी आंखों में मैंने आंसू देखे थे, तूने नहीं। ऐसा ही तेरा बेटा है, तेरे बेटे को भी स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड या सब चाहिए। जिन लड़कियों का स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड होता है ना, वह लड़कियां क्लब में मुंह मारती फिरती हैं, और मुझे दिव्यांश के बेटे के लिए ऐसी लड़की नहीं चाहिए
जो हर जगह मुंह मारती फिरती हो। कहने के लिए वह बड़ी बड़ी फैमिली से होती हैं, लेकिन उन्हें देखकर ही लगता है कि बिना पिए उनका काम नहीं चलता। और मैं किसी ऐसी लड़की को घर की बहू नहीं बनाऊंगा जो पीती हो। मुझे तो हर बच्चे के लिए ऐसी ही बहू चाहिए जैसी मेरी हीर है। हर्षवर्धन की बात सुनकर शिवाय भी चुप हो गया, क्योंकि हर्षवर्धन ने सटीक बात कही थी। हर्षवर्धन ने फिर क्रस से कहा, तुम सरगम से कहो अपनी बहन को लेकर रघुवंशी मेंशन आएगी, वहीं हम देव और सरगम की शादी की बात कर लेंगे। कृष्ण ने हाँ में गर्दन हिला दी। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध को रघुवंशी इंडस्ट्रीज में काम मिल गया था और वह राजवीर के अंदर काम करता था। अनिरुद्ध तो किसी के साथ भी काम कर लेता, लेकिन कहीं ना कहीं राजवीर अनिरुद्ध में खुद को देखता था, इसलिए उसने शिवाय से कहकर अनिरुद्ध को अपने साथ काम करने के लिए मना लिया था। शाम का वक्त, अभिमान ऑफिस से बाहर निकल रहा था तो उसकी नज़र सामने स्कूटी पर बैठी आराध्या पर गई। आराध्या लगातार अपने फोन से अनिरुद्ध को मैसेज कर रही थी, क्योंकि आज वह अनिरुद्ध को पिकअप करने आई थी। अभिमान आराध्या को देखकर सुलग गया। अभिमान अपनी गाड़ी के पास गया, वहीं आराध्या की स्कूटी खड़ी थी। अभिमान बोला, अपनी खटारा स्कूटी हटाओ, मुझे अपनी गाड़ी निकालनी है। आराध्या ने अभिमान की आवाज़ सुनी और पीछे पलटकर देखा तो वहां बहुत सारी जगह थी। अभिमान कहीं से भी अपनी गाड़ी निकाल कर ले जा सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर आराध्या को परेशान करते हुए कहा कि अपनी स्कूटी हटा लो। आराध्या कुछ बोलती उससे पहले ही उसे अनिरुद्ध की कुछ बातें याद आ गई और उसने अपनी स्कूटी साइड में लगा ली। और यह देखकर अभिमान को गुस्सा आ गया। वह चाहता था कि आराध्या उससे बहस करे, लेकिन आराध्या ने इग्नोर कर दिया, इसलिए अभिमान का गुस्सा थोड़ा बढ़ गया। अभिमान ने जानबूझकर आराध्या को छेड़ते हुए कहा, लगता है मुझे अपनी कंपनी के बाहर बोर्ड लगवाना पड़ेगा कि खटारा स्कूटी की एंट्री नहीं है। अभिमान की बात सुनकर आराध्या को गुस्सा आ गया। वह कुछ बोलती, लेकिन फिर से उसे अनिरुद्ध की बातें याद आ गई। अभिमान से दूर रहा कर इसलिए उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया और अभिमान को जवाब नहीं दिया। आराध्या अभिमान को जवाब नहीं दे रही थी। अभिमान को यह अच्छा नहीं लग रहा था। अभिमान ने आराध्या को फिर से चिढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ, आज तुम्हारा मुंह सिल गया है? आज तुम मुझे कुछ नहीं कहोगी? ए गिलहरी, तुमसे बात कर रहा हूँ। इस बार आराध्या ने अभिमान की आंखों में देखकर गुस्से में कहा, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। अभिमान ने हंसकर कहा, तुम्हारी औकात है कि तुम मेरे मुंह लगो? तुम्हें तो मैं अपने घर में नौकरानी ना रखूं, मुंह लगाना तो दूर की बात। आराध्या बोली, मुंह नहीं लगाना चाहते फिर भी इतनी बकवास कर रहे हो? मैंने रास्ता छोड़ दिया ना, अपनी लग्जरी गाड़ी लेकर जाते क्यों नहीं? क्यों मुझे छेड़ रहे हो? देखो, मैं शिवाय अंकल से कहती नहीं, वरना मन करता है तुम्हारी शिकायत जाकर शिवाय अंकल से लगा दूं। अभिमान हाथ बांधकर बोला, और तुम्हारे शिवाय अंकल क्या करेंगे? एक बात याद रखना, वह मेरे पापा हैं, हमेशा मेरे ही तरफ रहेंगे। इस वहम में मत रहना कि तुम उन्हें शिकायत करोगी तो वह तुम्हारी शिकायत सुनकर मुझे डांटेंगे। कोई बाप अपने बेटे को नहीं डांटता। यह बात अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो। बाकी तुम्हें जाकर अपने शिवाय अंकल से शिकायत करनी है तो कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर अभिमान ने अपनी गाड़ी का गेट खोला और अपनी गाड़ी में बैठ गया। तभी उसने मिरर में देखा कि अनिरुद्ध राजवीर से बात करता हुआ बाहर आ रहा है। अनिरुद्ध को देखकर अभिमान को और ज्यादा गुस्सा आ गया। अभिमान ने अपना एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा और दूसरा हाथ गियर पर, और फिर मिरर में अनिरुद्ध को देखकर कहा, तुम्हें तो मैंने अपना नौकर ना बनाया तो मेरा नाम भी अभिमान नहीं। इतने में अनिरुद्ध आराध्या के पास आ गया और राजवीर ने आराध्या के सिर पर हाथ रखकर कहा, कैसी हो गिलहरी? आराध्या बोली, कम से कम आप तो गिलहरी मत कहिए अंकल। राजवीर ने हंसकर कहा, लेकिन तुम हो गिलहरी, एकदम प्यारी सी। मुझे तो समझ नहीं आता अभिमान तुमसे इतना लड़ता क्यों है, जबकि तुम तो इतनी प्यारी हो कि मैं बता नहीं सकता। तुम्हारा कॉलेज खत्म हो गया? आराध्या बोली, नहीं, बस लास्ट ईयर के एग्जाम है, उसके बाद हो जाएगा। राजवीर ने कहा, तो कॉलेज खत्म करने के बाद तुम भी हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।